नरेश भाई, दो तीन चीज़ें अभी बड़ी अहम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा ताकि ये अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होनी चाहिए। बलूचिस्तान में गैर मुल्की हमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रोहों का अहदाफ जो है वो उससे हम सब वाकिफ़ हैं। क्यों हर मर्तबा वक्त गुजरने के बाद या वक्त गुजरने का इंतज़ार किया जाता है और हर दफ़ा हम देखते हैं कि ऑपरेशन ही एक आखिरी फैसला होता है? क्योंकि अभी इस दफ़ा जो बात हो रही है काइनेटिक ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एंड ऑल दैट, ये 5वीं मरतबा होगा कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया जाएगा। इसका क्या वाकई हल हर कुछ अरसे बाद दहशतगर्दों को मिटा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा वो सर उठा लेते हैं, फिर ऑपरेशन किया जाता है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, आपने अच्छी जानिब तवज्जो मबजूल कराई। आप देखें कि 5 ऑपरेशन हो चुके हैं बलूचिस्तान में। खामी कहाँ है कि आपकी बात की ये दोबारा क्यों हो रहा है? तो इसका जवाब ये है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन आप फर्ज करें किसी अगर मरीज का भी ऑपरेशन सर्जरी करते हैं तो उसके बाद पोस्ट ऑपरेशन केयर होती है। ठीक है जी। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब भी ऑपरेशन किया जाता है और हालात नॉर्मल की तरफ चले जाते हैं तो हम फिर सुकून की नींद सो जाते हैं और पोस्ट ऑपरेशन केयर नहीं करते, जिसकी वजह से इन तंजीमों को और हम जो बैरून मुदाखलत है उनको फिर मौका मिलता है कि उनको रीऑर्गेनाइज करें। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें, और साथ साथ में मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो पॉलिसियां बनती हैं उनका तसलसल नहीं होता। अब जब हुकूमतें चेंज होती हैं तो पॉलिसियां चेंज हो जाती है। कभी मुज़ाकरात की तरफ जाया जाता है, कभी कहते हैं जी ऑपरेशन, कभी किसी तरह। अगर आपकी पॉलिसियों में तसलसल नहीं होगा तो इस टाइप के हालात होंगे और इसी तरीके से आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि आप जाकर दोबारा ऑपरेशन की तरफ जाएं। और इसमें मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं, सूबाई हुकूमतें की क़यादत जो क्योंकि सूबे में तो हमेशा बलोच ही आए हैं। अगर हम वजीर आला की बात करें तो कोई बाहर से पंजाब से वजीर आला नहीं है, बलोचिस्तान का और स्पेशली बलोच वजीर आला आया। तो मैं समझता हूं कि सूबे की भी जो पॉलिसियां हैं वो इस सिलसिले में संजीदा नहीं। और वफाक की पॉलिसियां, मैं चूंकि वफाक का नुमाइंदा हूं, वफाक में बैठा हूं, तो यहां पर भी हमने देखा है कि बलोचिस्तान के हवाले से सीरियसनेस नहीं है। तो ये चीजें, ये अवामिल जो है ना, उन तंजीमों को, उन दहशतगर्दों को फिर एक मौका देते हैं कि वो मुनज़्ज़म हो जाए और इस चीज से हमारे दुश्मन मुल्क फायदा उठाते हैं। अच्छा सेनेटर साहब, दो चीज़ें, मैं जो अभी मीना मजीद बात कर रही हैं उनसे दो चीज़ें आगे निकलती हैं। आज जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आज भी बलूचिस्तान पर सियासत हो रही है। हुकूमत, अपोजिशन, सियासतदान, सरदार सियासत कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट की बजाय मैं अगर कहूँ उसका रिबाटल जो है वो आपकी यूथ पे हम देखते हैं। लसपेला पे जो दहशतगर्दी का खुदकुश हमला हुआ, एक मेडिसिन की स्टूडेंट थी। चाइनीज़ एम्बेसी कराची की बात करें, वहाँ पर इसी तरह एक स्टूडेंट थी और फीमेल स्टूडेंट थी। तो जो बात मीना इस वक्त कर रही हैं उसको एड्रेस करने के लिए या उसको केटर करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि ये चीज़ अगर सरदारों से और इस लेवल से निकल कर इस यूथ के हाथ में आ गई और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है तो ये पूरे मुल्क के लिए बड़े खतरे की बात है। काजी साहब देखें, आपने कहा कि सियासत हो रही है। मैं समझता हूं कि जो बलूचिस्तान में सियासत हो रही है उसे मैं मुनाफकत का नाम दूंगा कि ये खुल्लम खुला मुनाफकत है। और आप देखें कि पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 5 वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि जी मुल्क के साथ अनकंडीशनल लॉयल्टी होनी चाहिए। जब आप, हमारे जो सियासतदान अगर आते हैं सियासत में और असम्बली में जाकर हलफ उठाते हैं उसमें और कहते हैं कि जी मैं आइन की पासदारी करूंगा, मगर वो ये नैरेटिव लेकर नहीं चलते हैं कि अनकंडीशनल लॉयल्टी होनी चाहिए मुल्क के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये मुनाफिकत हो रही है, तो मैं समझता हूं कि उस आइन की वायलेशन है और इस तरह से अगर होगा तो बहुत ज्यादा खराब। जिस तरह से मीना मजीद साहबा ने कहा कि बलोच में मैं सबसे कदीम तरीन बाशिंदा हूं बलूचिस्तान का, मुझे फख्र है। बलोच ने हमेशा कभी भी किसी नहते इंसान पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी लेडीज पर हाथ नहीं उठाया। आप देखें कि मुनाफिकत की हद है कि रमजान शरीफ का महीना और दहशतगर्दी के
واقعات جس میں وہ مسلمانوں کا خون جو ہے نا پانی کی طرح بہہ رہے. ہم ایز اے اقلیت وہاں تھے تو ہم پر کبھی کسی طرف سے بلوچ قبیلوں کی طرف سے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل بلوچ وہ ہیں. اور یہ جو دہشت گردی کے کام کر رہے ہیں یا منافقت کا کام کر رہے ہیں انہیں میں بلوچ بھی نہیں مانتا, مسلمان تو دور کی بات بلوچ بھی نہیں مانتا. ایک ناہی کا کیا قصور ہے, ایک حجام کا کیا قصور ہے, ایک پلمبر کا کیا قصور ہے, یا آپ شناخت کر کے ان کو مار رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے. اسی طرح سے ہم آتے ہیں ہماری جو جس طرح سے ہماری منافقت ہے کہ ہم نے یوتھ کو انگیج نہیں کیا اور یوتھ کو ہم نے اسی طرح سے چھوڑ دیا. اس میں جہاں ہمارے صوبے کی قیادت کا قصور ہے وہاں وفاق کا آپ دیکھیں, وفاق کی سنجیدگی کا اظہار اس طرح سے ہوتا ہے کہ کتنے کھیلوں کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں پورے پاکستان میں جو وفاق کی لیول پر ہوتے ہیں, مگر بلوچستان سے آپ کو ایک کھلاڑی نہیں ملے گا. بلوچستان میں انٹرنیشنلی کوئی ایونٹ نہیں کرواتے ہیں. بلوچستان کی یوتھ کہاں جائے؟ اگر آپ ان کو وہاں کے جو کھیلوں کے میدان کو ویران کریں گے تو لازماً ہے کہ اس طرح کی نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے, پہاڑوں پر جائیں گے. تو ہمیں یہ منافقت چھوڑ کر چاہے وفاق کی, آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. ایز اے سینیٹر میں نے ایک کوسچن پٹ اپ کیا تھا کہ بیت المال سے کتنے لوگوں کو اسکالرشپ دی گئی ہے پاکستان کے, اور ان میں صوبائی معلومات دی جائے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اسلام آباد کے 4000 اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ دی گئی تھی. بلوچستان سے ٹوٹل پورے صوبے سے جو نوجوان جو ہماری ہے ان کو صرف 200 بچوں کو اسکالرشپ دی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہم صوبائی قیادت جو ہے صوبے کی سیاستدان قصوروار ہے تو وہاں پر وفاق بھی قصوروار ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو انگیج نہیں کیا ہے. اور جس کی آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ یہ پورے بلوچستان کے لیے نہیں, یہ پورے ملک کے لیے خطرناک بات سمجھی جائے. ٹھیک